चलिए स्टूडेंट, अब चालू करते हैं एक अगला चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है जॉब कॉस्टिंग। ये चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं, अगेन मेरे हिसाब से ये चैप्टर कैटेगरी बी में डाल रहा हूं मैं। कैटेगरी बी से मेरा मतलब है अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आया तब तो ये चैप्टर आपका मैक्सिमम 2 से 3 नंबर में सिमट जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया तो ये चैप्टर आपका 6 से 8 नंबर तक जा सकता है। अगेन कैटेगरी बी। अच्छा, इस चैप्टर में क्या कुछ नया पढ़ना है तो ध्यान दो। अगर आपका कॉस्ट शीट चैप्टर तैयार है, मतलब कॉस्ट शीट चैप्टर के पूरे का पूरा फॉर्मेट अगर आपको याद है, कौन सा खर्चा कहां पर क्यों आता है, खर्चा आइडेंटिफाई कैसे करूं याद है, प्लस आपका चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट, वो अगर आपको आता है तो भाई साहब ये आपका ऑटोमेटिक हो चुका है। इस चैप्टर में कोई भी नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस चैप्टर के अंदर वही कॉन्सेप्ट, फर्क कहां पर है बस। अच्छा, फर्क कहां पर है ध्यान देना। अभी मैंने आपको निकालना सिखाया कॉस्ट 3 तरीके से। एक निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट, कैसे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। इसे हम बोलते हैं टेक्निकली यूनिट कॉस्टिंग। ये हमने यूनिट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में सीखा, ये हमने कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में भी सीखा। इसके बाद निकालना सिखाते हैं कॉस्ट पर बैच। फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बैच। ये हमने निकालना सीखा बैच कॉस्टिंग वाले चैप्टर में। तो भाई यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग वाले चैप्टर तो हो गया। अब यहां पर होता है कॉस्ट पर जॉब निकालना। कॉस्ट पर जॉब, ध्यान देना जरा। जॉब मतलब होता है ऑर्डर। कॉस्टिंग के अंदर हम ऑर्डर को ऑर्डर नहीं कहते, हम कॉस्टिंग के अंदर ऑर्डर को बोलते हैं जॉब। जैसे मान लो मैं किसी टेलर के पास गया और उसको मैंने बोला साहब मेरे कोट पैंट सी दो, है ना, मुझे सेमिनार करना है, मुझे बच्चों से मिलना है, क्लास चालू होने वाली, नया बैच चालू होने वाला है, तो मेरा नया कोट पैंट सिल दो। तो उसको मैंने बेसिकली क्या दिया? ऑर्डर। अपनी लैंग्वेज में उसे क्या बोलूंगा मैं? ऑर्डर। बट वो क्या बोलेगा? मेरे पास जॉब आई है, मेरे पास काम आया है। तो भाई जब कॉस्ट पर जॉब निकालनी है तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट पर जॉब निकालनी है तो जो जॉब होती है ना हर किसी की अलग अलग होती है। भाई मेरे जो पैंट का नाप है और किसी और की पैंट का जो नाप है, दोनों में डिफरेंस होगा। इसका मतलब मेरा जो ऑर्डर है वो यूनिक होगा और उसका जो ऑर्डर है वो यूनिक होगा। भाई हम दोनों का ऑर्डर यूनिक होगा। हालांकि जमाना आजकल रेडीमेड गारमेंट का चल रहा है, आपको मल्टीपल साइज दे देते हैं, वो मीडियम, स्मॉल, लार्ज, देख लो जो सा कंफर्टेबल हो रहा है आपको। थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल है तो भैया उसे मॉडिफाई कर लो, फिट कर लो, थोड़ा सा फिट करवा लो अपने हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जॉब की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर जब निकालते हैं कॉस्ट पर जॉब तो हम स्पेसिफिकली निकालते हैं उस जॉब के लिए कितनी कॉस्ट आएगी हमारी। यानी मान लो मैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास चला गया और मैंने बोला भैया मेरे लिए एक आप ऐसा स्पेशल लैपटॉप बनाओ जो बहुत तेज चलता हो, जहां पर जो मतलब बिल्कुल हैंग ना करे, मतलब 1 सेकंड भी हैंग ना करे, या कह लो जो माइक्रो मिनी सेकंड भी हैंग ना करे, भले कितना खर्चा आ जाए। तो ये किसका ऑर्डर है? मेरा ऑर्डर है। तो मेरे इस ऑर्डर को फुलफिल करने में उसे कितना खर्चा आएगा वो निकालेगा। तो वो क्या निकालेगा? वो निकालेगा उस जॉब को पूरा करने में उसे कितना खर्चा आएगा। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेगा? इसके लिए इस्तेमाल तो कॉस्ट शीट ही करेगा वो भी, बट वो कॉस्ट शीट बनेगी स्पेशली फॉर माई जॉब, और वो मेरी जॉब के लिए बनेगी एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो बस यही है, कॉस्ट फॉर जॉब के अंदर हम निकालते हैं कॉस्ट फॉर दी जॉब, और यूज यहां पर भी होता है कॉस्ट शीट का ही। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये गुड किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए गुड है ये। तो सी मतलब है कॉन्सेप्ट, नॉट की सी कैटेगरी, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आइए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है? ये रही क्वेश्चन की रिवर्स रीडिंग टेक्निक यानी कि रिक्वायरमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला? भैया बना दो जॉब कॉस्ट शीट, फॉर्मेट सेम रहेगा। फिर कहता है भैया कैलकुलेट द इंटायर रिवाइज कॉस्ट यूजिंग करंट ईयर एक्चुअल फिगर्स। इसका मुझे क्या पता, यहां से मुझे क्या पता पड़ गया? यहां पर मैं निकाल रहा हूं एक एस्टिमेटेड टाइप ऑफ कॉस्ट, बट मुझे जो रिकवरी रेट निकालने हैं, जो मुझे ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने हैं, वो मैं खुद से डिसाइड करूंगा। देखो अभी तक क्वेश्चन में क्या था? ओवरहेड किस बेस पे चार्ज होगा, क्वेश्चन ने मुझे बताया। यहां पर मुझे क्वेश्चन ने फ्री छोड़ दिया, बोला यार तुम खुद डिसाइड कर लो ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फिगर्स कि क्या आपका रिकवरी रेट होगा। मैंने कहा ठीक है भैया। इसके बाद इसने क्या बोला? 20% ऑफ कॉस्ट ऐड कर दो टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कॉस्ट निकालो और उस कॉस्ट में ऐड कर दो 20% ऑफ कॉस्ट, और ये बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस फॉर जॉब। सेलिंग प्राइस फॉर जॉब, ठीक है। चलिए जी अब पढ़ता हूं क्वेश्चन को। कहता है ए शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 303। अंडरलाइन करो जॉब नंबर। इसका मतलब ये पूरे का पूरा खर्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर को पूरा करने में हुआ है, या फिर कह लीजिए होगा। टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये उसने लगाया आइडिया। उसने क्या बनाया आइडिया? उसने बोला 70 रुपए खर्च होंगे एज डीएमसी। ये क्या है मेरा? डीएमसी। ओके। 45 रुपए खर्च होंगे एज डीएलसी, जहां पे लगेंगे 18 घंटे और रेट है 2.5 रुपए पर घंटा। यानी वर्कर्स को हम पे करते हैं 2.5 रुपए पर आवर के हिसाब से। डिपार्टमेंट एक्स में लगेंगे 8 घंटे, डिपार्टमेंट वाई में लगेंगे 6 घंटे, और
जेड में लगेंगे 4 घंटे, तो 6 + 4 + 8 कितने हो गए 18 घंटे। इसका मतलब डिपार्टमेंट एक्स, वाई और जेड में कितना लेबर कॉस्ट लगेगा, क्या मैं अलग अलग निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। देखो 8 घंटे यहां काम होगा, 6 घंटे यहां काम होगा, 4 घंटे यहां काम होगा। रेट मुझे पता है, 2.5 रुपए यहां लग रहे हैं पर आवर, 2.5 रुपए यहां लग रहे हैं पर आवर और 2.5 रुपए यहां लग रहे हैं पर आवर। कितना कितना आ गया, 8 गुना 2.5 20 रुपए, 6 गुना 2.5 15 रुपए और 4 गुना 2.5 10 रुपए। तो भाई 20, 15, 35 और 10, 45। लो जी, आपकी फिगर भी वेरीफाई कर गई। ओके, इसके बाद बोला चार्जेबल एक्सपेंस। ये चार्जेबल एक्सपेंस कौन सा खर्चा है? अरे भाई यही तो नाम है डीई का। डीई का एक और नाम है, इसको बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंस। ये है मेरे 5 रुपए। तो ये कौन से खर्चे हैं मेरे? ये मेरे खर्चे कौन से हैं? ये खर्चे हैं मेरे डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब वो खर्चे जो स्पेसिफिकली मैं इसी ऑर्डर के लिए खर्च करूंगा। तो ये खर्चे तो मेरे एज इट इज रहेंगे। अच्छा, फर्क कहां पर आएगा? फर्क आएगा ओवरहेड में। इन भाई साहब ने ओवरहेड ऐड कर दिया और क्या बोल दिया, 33% ऑफ बस एक्सपेंस, मतलब 120 का निकाल दिया 33% और 40 रुपए ऐड कर दिए। एक बार देखूं जरा इतना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, 40 रुपए आ रहा है जी। और इसने क्या बोला, 160 रुपए आएगी मेरी कॉस्ट फॉर दी जॉब। बट ये हमारे लिए गलत है, जरा ध्यान देना गलत क्यों है। ओवरहेड हमारे अलग अलग होते हैं जी, हमारे ओवरहेड अलग अलग होते हैं। अच्छा, रिकवरी रेट हमने 6 तरीके पढ़े हैं जी ओवरहेड वाले चैप्टर के अंदर, तो हम ऐसे गधों की तरह तो नहीं बांटेंगे भाई। हमने कॉस्टिंग इतनी सारी पढ़ी है और उसके बाद सिर्फ 33% ऐड कर दें, क्यों ऐड करा ये भी नहीं पता, और ये कौन सा ओवरहेड है ये भी नहीं पता। अच्छा जी, तो ये हम खुद निकालेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। मुझे गिवन है, कहता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली क्या है ये मेरा, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल सेल्स है एंड एक्चुअल प्रॉफिट है। करंट ईयर है, मुझे ये हुआ है। क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था, करंट ईयर के बेस पर खर्चे का एस्टिमेशन लगाना है, मतलब रिकवरी रेट मुझे खुद से ढूंढना है। इसमें क्या क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, मटेरियल गिवन है, डीएलसी गिवन है, ओवरहेड गिवन है, सेलिंग ओवरहेड गिवन है। अच्छा, ये भी ओवरहेड, ये कौन सा वाला होगा फिर? ये मेरे ख्याल से फैक्ट्री वाला होगा। अच्छा, क्वेश्चन कुछ ना बोले, हम क्या मानते हैं ओवरहेड में हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड। आ रही बात समझ में? हाँ जी, बात समझ में आ गई। सबसे पहले बात करता हूं फैक्ट्री ओवरहेड की। तो मुझे निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट। हमारे पास 6 मेथड थे ऑन द बेसिस ऑफ डीएलसी, सॉरी डीएमसी, डीएलसी, प्राइम कॉस्ट, मशीन आर, लेबर आर एंड यूनिट्स। यहां पर सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सा हो सकता है, सोचो जरा। मुझे यहां पे गिवन है डिपार्टमेंट वाइज लेबर कॉस्ट, डिपार्टमेंट वाइज गिवन है मुझे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और टोटल में गिवन है डीएमसी। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, मुझे चूज करना है वो वाला मेथड जो डिपार्टमेंट वाइज लगता हो। तो बेसिकली यहां पर मैं फैक्ट्री ओवरहेड का ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते वक्त यूज करूंगा फॉर्मूला डीएलसी वाला। क्यों? डीएलसी मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज है और फैक्ट्री ओवरहेड मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज है। इसका मतलब डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड का मेरा कितना कितना फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट होगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये कितना मेरा 5,000, ये कितना मेरा 10,000। तो 5,000 मेरा फैक्ट्री ओवरहेड, 10,000 मेरा लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट एक्स का। तो इसका मतलब हो गया 50%। ओके, फिर ये रहा 9,000, ये रहा 12,000। तो भाई 9,000 डिवाइड बाई 12,000, ये हो गया मेरा 75%। उसके बाद 2,000, 8,000, तो जेड का हो गया 2,000 डिवाइड बाई 8,000 गुना 100, ये हो गया मेरा 25%। क्या समझे आप? क्या समझे? इसका मतलब है जब मैं एस्टिमेट करूंगा एक्स डिपार्टमेंट का ओवरहेड तो 50% ऑफ डीएलसी ऑफ एक्स डिपार्टमेंट होगा। जब मैं करूंगा एस्टिमेट वाई का फैक्ट्री ओवरहेड तो 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ वाई होगा। अच्छा, और जब मैं निकालूंगा जेड का तो 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ जेड होगा। बात समझ में आई? तो मैंने क्या करा, फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करने का एक लॉजिकल बेसिस आइडेंटिफाई किया इस क्वेश्चन के अंदर, और यही मोस्ट लॉजिकल बेसिस है। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप टोटल के बेस पर डीएमसी के बेस पे निकालो ना। अरे मेथड सही है, बट आप बताओ विच वन इज मोर लॉजिकल। डिपार्टमेंट वाइज निकल रहा है यहां पर एक वन रेट निकल रहा है, सिंगल रेट फॉर ऑल दी डिपार्टमेंट, जो कि गलत हो जाएगा अपने आप के अंदर। ओके, तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, और देखो लॉजिक तो खुद ही लगाना पड़ता है जी। तो ये मैं निकाली ओवरहेड रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसके बाद बात करता हूं मैं सेलिंग ओवरहेड की। अब ध्यान देना, सेलिंग ओवरहेड को बांटने के मल्टीपल बेसिस निकल सकते हैं, बट मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि इसकी रिकवरी करूंगा मैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। इसका मतलब है मैं निकालने जा रहा हूं सेलिंग ओवरहेड का ओवरहेड रिकवरी रेट, और मैंने क्या लिया फॉर्मूला, मैंने कहा इस ओवरहेड को मैं रिकवर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट।
आपके मन में आ रहा होगा सर ये वर्क कॉस्ट कहां से आ गया, तो याद करो कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट, कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट याद करो। और सेलिंग ओवरहेड से पहले बेस्ट बेसिस जो मेरे पास अवेलेबल है वो क्या है, वर्क कॉस्ट। इसका मतलब है सेलिंग मेरा कितना है 20,000 और वर्क हमारा कितना है 2 लाख, तो कितना आ गया 10%। तो इसका मतलब है सेलिंग ओवरहेड चार्ज कैसे करूंगा 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो लो जी मैंने निकाली दोनों को दोनों ओवरहेड रिकवरी करने के मेथड। आइए अब मैं आपको आंसर टैली करा देता हूं, आंसर पे आ जाओ सीधे, ये है मेरा आंसर, ये रहा जी सॉल्यूशन। आ जाओ आंसर पे आ जाओ। 70 रुपए डीएमसी मुझे गिवन था। अच्छा डिपार्टमेंट वाइज लेबर कॉस्ट मैंने निकाल के बता दिया था आपको 45। सर आपने कहां बताया था, ये बता रखा है ना, देखो डिपार्टमेंट वाइज 20 15 10। अब आ जाओ जरा, अब देखो इसमें ऐड कर दिया मैंने चार्जेबल एक्सपेंस। हाँ अब देखो जरा, इसमें मुझे ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। तो 50% ऑफ 20 10 रुपए आ गया, 75% ऑफ 15 11.25 एंड 25% ऑफ 10 2.5, तीनों को ऐड कर दो 23.75। तो 120 प्लस 23.75 कितना आ गया मेरा 143.75। इसमें ऐड करो सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट यानी इसका 10%, ये आ गया मेरा कॉस्ट। कॉस्ट में ऐड कर दो 20% प्रॉफिट यानी 158 का 20%, तो ये आ गया मेरा 31.63। दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया मेरा सेलिंग प्राइस फॉर दी जॉब। ध्यान देना ये मेरा सेलिंग प्राइस फॉर दी जॉब। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहां पर नमस्ते हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से आपने क्या सीखा, सिर्फ ये सीखा कैसे आइडेंटिफाई करूं एक बेस्ट लॉजिकल बेसिस को। अगर कोई और लॉजिकल बेस आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो गलत है, बट हां मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जैसे मैंने सॉल्व किया वो मोर लॉजिकल है और एग्जाम के अंदर आपके एग्जामिनर को भी यही सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप भी इस लॉजिक को अपने दिमाग फिट करो कि यस दिस इज मोर लॉजिकल, और लॉजिकल है भी ये, यहां पर याद करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यस इट इज मोर लॉजिकल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैटेगरी ए क्वेश्चन, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ध्यान से करें। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन लंबा आता है ना तो स्टूडेंट के मन में एक डर आता है कि सर क्वेश्चन बहुत लंबा आ गया है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक नॉर्मल साइकोलॉजी है, क्वेश्चन लेंदी है मतलब डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन लेंदी होने के बाद भी मरियल हो सकता है भाई, चाहे 2 पेज का हो, चाहे 4 पेज का हो, चाहे 20 पेज का हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपने रिक्वायर्ड प्रैक्टिस की है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर किए हैं तो आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी या हल्की फुल्की होंगी, आप स्पीड प्रॉपर्ली मेंटेन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, आइए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द इनवॉइस प्राइस ऑफ दीज 3 जॉब्स, यानी इसके पास कोई 3 ऑर्डर आए हैं तो कह रहा है उसे क्या निकाल दो सेलिंग प्राइस। मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी जॉब की कॉस्ट और उसमें ऐड कर देना प्रॉफिट, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। आइए इन ए फैक्ट्री फॉलोइंग जॉब कॉस्टिंग मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 30th सितंबर वॉज प्रिपेयर्ड एज अंडर। ध्यान दो 30 सितंबर को कुछ काम हमारे अधूरे रह गए थे। भाई ऐसा थोड़ी है कि ऑर्डर जो आएगा वो एक दिन में पूरा हो जाएगा या एक महीने में, कुछ ऑर्डर को पूरा होने में 1 साल 2 साल 10 साल भी लग सकते हैं। भाई सीए करने में 5 साल से ऊपर लगता है, तब तक क्या रहते हो आप वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस। वैसे ही 30 सितंबर को जॉब नंबर 115, जॉब नंबर 118 और जॉब नंबर 120 ये 3 ऑर्डर मेरे क्या थे WIP। WIP का मतलब क्या होता है, कुछ खर्चे, कुछ काम मैं कर चुका हूं, कुछ खर्चे और कुछ काम करना भी बाकी है। अच्छा मैं अगर पूरी जॉब की कॉस्ट निकालूंगा तो जो खर्चे मैं कर चुका हूं प्लस जो खर्चे मैं करूंगा दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा उस जॉब के लिए किया गया कुल खर्चा, और उस कुल खर्चे में जब प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो समझ जाना उस जॉब के लिए आ गया सेलिंग प्राइस, उस जॉब के लिए आ गया है सेलिंग प्राइस। तो सितंबर मंथ के अंदर ये खर्चे किए हैं, विद रेस्पेक्ट टू मटेरियल ये खर्च किया है, विद रेस्पेक्ट टू लेबर ये खर्च किया है एंड विद रेस्पेक्ट टू ओवरहेड ये खर्च किया है। तो अगर मैं छोटी सी बात करूं, मैं कहूं जॉब नंबर 115, जॉब नंबर 118 और था जॉब नंबर 120, इसमें खर्चे आएंगे, एक खर्चा आएगा मटेरियल का, एक खर्चा आएगा लेबर का, है ना, और एक खर्चा आएगा आपका ओवरहेड का। ठीक है ना, इसके बाद और खर्चे भी आएंगे, ये बेसिकली मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है, और खर्चे भी आएंगे। लेकिन ध्यान देना इसमें 2 खर्चे आएंगे, एक आएगा सितंबर महीने का फिर अक्टूबर महीने का। अक्टूबर कहां से आ गया सर, मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर, यानी इन जॉब्स पर अगले महीने क्या खर्च किया है वो नीचे गिवन है। तो कहने का मेरा मतलब ये है सितंबर में कितना खर्चा वो आएगा, अक्टूबर में कितना होगा वो आएगा।
सितंबर में कितना हो गया, अक्टूबर में कितना होगा, सितंबर में कितना, अक्टूबर में कितना। तो अगर मैं आपसे बोलूं सितंबर में क्या क्या खर्च हुआ है, लिख दो यहां पर टेबल नंबर 1 पढ़कर। तो ध्यान दो 1325 यहां खर्च हुए हैं 115 के लिए, 810 यहां खर्च हुए हैं और 765 यहां खर्च हुए हैं। कोई डाउट? नो डाउट। सितंबर महीने में लेबर पे खर्च हुआ है, यहां पे खर्च हुए 800 रुपए, 118 पे खर्च हुए 500 रुपए, जॉब नंबर 120 पे खर्च हुए 475। सर ये देख कहां से रहे हो आप? अरे यार यहां से भाई, ये रहा मटेरियल, ये रहा लेबर और ये रहा ओवरहेड। ठीक है, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, ये रहा 640 इस जॉब का, 400 रुपए इस जॉब का और 380 रुपए इस जॉब का। ये तो बड़ा सिंपल थी, क्वेश्चन ने जो बोला सिंपल लिख दिया मैंने बस, और मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अक्टूबर महीने की बात कर रहा है। तो जो मैंने लिखा था ना वहां पर देखो, वो मैंने आपके सॉल्यूशन में लिख के दिया है, सितंबर महीने खर्चे। ओके, आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अक्टूबर की बात कर रहा है। देखो हमें कुछ गिवन है, देखो ये क्या होता है मेरा MRN, बेसिकली ये है मेरा मटेरियल रिक्विजिशन नंबर। ये होता क्या है, जब भी कोई कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल करती है तो मटेरियल उसे इशू करवाना पड़ता है, किससे, मटेरियल डिपार्टमेंट से। तो मटेरियल डिपार्टमेंट जब मटेरियल इशू करता है ना, तो एक चिट्ठी पर लिखता है कौन कौन सा मटेरियल किस जॉब के लिए इशू किया, और उस चिट्ठी का नंबर भी होता है। तो ये बता रहे चिट्ठी नंबर 54 ये इशू करी गई है जॉब नंबर 118 के लिए। अच्छा, चिट्ठी नंबर 55 ये इशू करी जॉब नंबर 118 के लिए। अच्छा, चिट्ठी नंबर 56 ये इशू करी जॉब नंबर 118 के लिए। तो कितना कितना मटेरियल यहां पे लगाया है वो बताया है। ऐसे ही आगे भी है, पर्ची नंबर 5758 जॉब नंबर 120 121 124। ऊपर जरा आ जाओ, ऊपर जरा लौट के आओ एक बार। यहां पर किस जॉब की बात करने के लिए बोला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने हमें बोला जॉब नंबर 115 118 और 120 का निकालो सेलिंग प्राइस। इसका मतलब यह है 121 जॉब की इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेकार है, मुझे कुछ करना ही नहीं है ना, मुझे इसके लिए प्राइस निकालना ही नहीं है। उसके बाद जॉब नंबर 124 अगेन मेरे लिए बेकार है, बिकॉज मुझे इसके ऊपर प्राइस निकालना नहीं है, मुझे प्राइस निकालना है जॉब नंबर 115 का, 118 का और 120 का। बात समझ में आती है? उसके बाद बात करते हैं लेबर आवर्स, कहां पे कितने कितने घंटे लगे ये गिवन है। जॉब नंबर 115 में कितने लगे, जॉब नंबर 118 में कितने लगे, जॉब नंबर 120 में कितने लगे। अगेन जॉब नंबर 121 मेरे लिए बेकार है, मुझे क्या करना है इस इंफॉर्मेशन का, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेकार है। जॉब नंबर 124 में क्या खर्चा लगा, मुझे क्या करना है इसका। अब जरा ध्यान देना, शॉप ए में कितने घंटे काम हुआ और शॉप बी में कितने घंटे काम हुआ, यहां पे दे रखा है। अच्छा जी, इसके बाद नीचे के बारे में इनडायरेक्ट लेबर, मशीन ब्रेकडाउन, ओवर टाइम, सॉरी आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। बेसिकली ये मेरा सारा का सारा क्या है, ओवरहेड वाला खर्चा। और ध्यान देना, जब भी मैं जॉब के लिए कॉस्ट निकालता हूं मैं ओवरहेड चार्ज करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट। ओके, चलिए आगे पढ़ता हूं। क्वेश्चन आगे बोला, इस शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन अक्टूबर, मटीरियल इशूड अंडर पर्ची नंबर 54। पर्ची नंबर 54 में जो मटेरियल हमने इशू किया था वॉज रिटर्न बैक टू स्टोर एज बीइंग नॉट सुटेबल। अंडरलाइन करो, 54 नंबर पर्ची में हमने कुछ मटेरियल इशू किया था। तो 54 नंबर पर्ची में ये रहा, हमने 300 रुपए का माल इशू किया था और बाद में क्या बोल दिया, ये जॉब नंबर 118 के लिए सुटेबल नहीं है। इसका मतलब है ये खर्चा जॉब 118 के लिए हुआ ही नहीं। अरे ये बात समझ में, ये खर्चा जॉब नंबर 118 के लिए हुआ ही नहीं। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ए मटेरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर इंडिकेटेड दैट मटेरियल इशूड अंडर पर्ची नंबर 55 फॉर जॉब 118 वॉज डायरेक्टेड टू जॉब 124। आओ जरा ऊपर, कौन सी बोले थे, पर्ची नंबर क्या था, पर्ची नंबर 55। पर्ची नंबर 55 जो हमने इशू करी थी जॉब नंबर 118 के लिए 425 रुपए का मटेरियल, ये 425 रुपए का मटेरियल हमने 118 में नहीं, हमने 124 में इस्तेमाल किया है। और मजे की बात, 124 का तो हमने कुछ निकालना ही नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है 115 का, 118 का और 120 का। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई, पर्ची नंबर 56 और पर्ची नंबर 57, बस ये दो हमारे रिलेवेंट है। यानी 118 में ऐड कर दो 515, 120 में ऐड कर दो 665। आओ जरा ऐड कर दें, 118 में ऐड कर दिया 515 और 120 में ऐड कर दिया 665। ये क्या था मेरा मटेरियल कॉस्ट, सिंपल। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। कहता है द आवरली रेट इन शॉप ए 3 रुपए पर घंटा एंड शॉप बी में 2 रुपए पर घंटा। अच्छा, फिर बोलता है, चलो पहले यहां तक कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दो, इसका रेट है 3 रुपए घंटा तो मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका रेट है 2 रुपए घंटा यानी मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका रेट 3 रुपए घंटा, इसका रेट 3 रुपए घंटा, इसका रेट 2 रुपए घंटा, इसका रेट 2 रुपए घंटा। तो भाई निकाल दो,
कितनी लेबर कॉस्ट, तो 25 गुना 5 125, 27 और 60 330, और 225 और 20 245, तो ये क्या है मेरा लेबर कॉस्ट, 125 330 245, तो ये रहा 125 330 245। लो जी, आगे मेरी लेबर कॉस्ट। अब इसके बाद बात करूंगा मैं ओवरहेड की, इसके बाद बात करूंगा मैं ओवरहेड की। आइए, क्वेश्चन ने क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एज एट द सेम रेट इन सितंबर, जॉब नंबर 115 118 120 वर्क कंप्लीटेड इन अक्टूबर। तो देखो अक्टूबर में पूरी जॉब खत्म हो रही है, मतलब काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब, इट इज प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट टू पुट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एज एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड एंड इनवॉइस द जॉब टू कस्टमर ऑन टोटल कॉस्ट पर 20% प्रॉफिट। तो ध्यान देना जरा, यहां पर क्या हुआ, क्वेश्चन ने क्या बोला, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड क्या होगा मेरा 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और मेरा प्रॉफिट क्या है 20% ऑन कॉस्ट, और मेरा प्रॉफिट क्या है 20% ऑन कॉस्ट। बात समझ में आ रही है, यहां तक पहले एब्जॉर्ब करो। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, किसकी बात करनी है मुझे मेन बात करनी है फैक्ट्री ओवरहेड की। ये सारे खर्चे कौन से हैं, ये सारे खर्चे हैं मेरे फैक्ट्री ओवरहेड, यानी ये खर्चे मुझे अलग से ऐड नहीं करने, मुझे निकालनी है रिकवरी रेट और उसके बेस पे खर्चे को ऐड करना है, मुझे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से कोई मतलब नहीं, यानी ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेकार है। अब मुझे ये बताओ मेरे लिए बेस्ट बेसिस क्या होगा, फैक्ट्री देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। अगेन 6 मेथड है मेरे पास। बेस्ट बेसिस क्या है मेरे पास, देखो मेरे पास ओवरहेड है सितंबर महीने का, और मेरे पास डीएलसी भी है सितंबर महीने का, बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो देखो 640 बटा 800 कितना आएगा, 640 बटा 800 कितना आएगा 80%। तो ये क्या है 80% ऑफ डीएलसी। उसके बाद 400 बटा 500 कितना आ गया, ये भी 80% ही आ रहा है। उसके बाद 380 बटा 475 ये भी मेरा 80% ही आ रहा है। लो तीनों 80% आ रहे हैं, वाह। इसका मतलब है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है 80% ऑफ डीएलसी। तो सितंबर का डीएलसी का 80% सितंबर का ओवरहेड। तो अब मुझे निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अक्टूबर। तो मैं क्या करूंगा 80% ऑफ डीएलसी ऑफ अक्टूबर जॉब वाइज। तो मेरा जॉब वाइज अक्टूबर का डीएलसी कितना है 125 330 245। तो सिंपल सी बात है 125 का 80% आ गया 100, उसके बाद 330 का 80% आएगा 264, और 245 का 80% आएगा 196। जब हम तीनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का 10% है मेरा अदर ओवरहेड, क्वेश्चन ने बताया। तो सिंपली इन सबका 10% आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का ऐड कर दो 20% आ गया मेरा प्रॉफिट, और टोटल निकाल लो फिगर, ये आ जाएगा मेरा इनवॉइस फॉर दी जॉब। जॉब नंबर 115 118 और 120 के लिए मैं कितना पैसा कस्टमर से लूंगा। ठीक है, तो भाई साहब मेरा ये वाला क्वेश्चन यहां पर हो गया है कंप्लीट। और जैसा कि मैंने बताया था आपको चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा है, चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि चैप्टर छोटा है तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। और आजकल एमसीक्यू आ गए हैं, तो भाई साहब हर कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है। इस बार आईसीआई ने जो पेपर सेट किया है, या कह लो हर बार आईसीआई जो पेपर सेट करता है वो कोशिश करता है कि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ कवर कर ले, यानी उसकी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी चैप्टर वो छोड़े ना। और एमसीक्यू आने के बाद तो उसके लिए और आसान हो गया है हर चैप्टर को कवर कर पाना। तो भाई साहब आपका ये चैप्टर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग यहां पर हो गया है पूरा। अब छोटा सा ब्रेक आप ले सकते हो, और पानी वानी पी सकते हो, नाश्ता भी कर सकते हो, खाना भी खा लो, और थोड़ा फोन वोन भी चेक कर लो। इसके बाद करेंगे हम अपना अगला चैप्टर। थैंक यू।